तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और क्लास 12th की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अभी। याद रखना, ये जो लेक्चर्स रहेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, आपको समझ पैदा करने के लिए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए। और रियल लाइफ में जो आपका पूरा साल है, यानी अब तो आपकी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली होंगी, यानी गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब आप सभी लोग बैक टू स्कूल जाने वाले हो। अभी भी अगर आपने शुरुआत नहीं करी है पढ़ाई की तो अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। आप मेरे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। मेरे पढ़ाने के कुछ रूल्स रहते हैं, आप याद रखना इस बात को। अगर आपका सिर्फ टारगेट है कि क्लास 12th में आप बस मैक्सिमम स्कोर कर लो 85 मार्क्स, 90 मार्क्स, 95 प्लस, तो यार ये चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और हाई क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। हाँ, बेशक अगर आपके पास नॉलेज और हाई क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट है कि आपके नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन हमारा प्राइमरी गोल नंबर सीख करना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये वीडियोस मुझे पता है कि जिन जिन का रटने का पैटर्न डेवलप हो चुका है लंबे समय तक, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है कि सर ये कॉन्सेप्ट जो है आप बहुत डेप्थ में करा रहे हो। बट याद रखना बेटा, अगले ही साल आपको नीट का एग्जाम देना होगा, किसी को जेई का एग्जाम देना होगा, किसी को जनरली सीयूटी एग्जाम से कोई भी एग्जाम देना होगा। तो याद रखना, वो जो आपकी मार्कशीट आती है ना, उसमें जो नंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको मदद करेंगे शो ऑफ करने में। याद रखना, अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं सीखा तो जो नंबर है ना वो दिखावे के लिए रह जाएंगे बस। और याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो तो आपके नंबर नहीं आएंगे। देखो, नंबर तो बाय प्रोडक्ट है ना। अगर दूध में चीनी डालोगे और चाय पत्ती डालोगे तो चाय बनेगी, वो भी मीठी बनेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना चीनी और चाय पत्ती डाला तो चाय जो है थोड़ी कड़वी या सॉल्टी बन गई। यानी कि अगर आप इनपुट दोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो आउटपुट मिलेगा। तो देखो, अच्छे नंबर स्कोर करना का दो रास्ता है। कॉन्सेप्ट याद कर लो, रट्टा मार लो, बिना समझे बस चीजों को मगअप कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, तब भी नंबर आ जाएंगे। मुझे अपनी क्लास में ऐसे माइंड्स को प्रोड्यूस करना है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच को डेवलप कर सके, जो सच में सीखें और आने वाले समय में अपनी स्किल्स को बिल्ड करके कुछ ना कुछ देश के लिए और इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। तो थोड़ा सा मेरी बात को सीरियसली लेना। और साइंस है एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यार उसकी इंटरेस्ट को, उसकी जो ब्यूटी है, मैं उसको खोना नहीं चाहता। तो मेरा जो सिलेबस होगा पढ़ाने का तरीका वो काफ़ी डिटेल्ड, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी और काफ़ी कंसेप्चुअल रहेगा, जो कि आपके क्लास 12th में बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि आपकी जो क्लास 12th है उसमें जो पहली यूनिट है वो है बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब रुकी हुई है, यानी किसी भी चीज की अगर मैं रेस्ट के समय उसकी कंडीशंस के बारे में स्टडी कर रहा हूं कि कोई चीज अगर रुकी हुई है और उसकी रुकी हुई स्टेट में मैं उसके बारे में जानकारी ले रहा हूं, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रो शब्द जुड़ गया। इलेक्ट्रो बेसिकली हम चार्ज के लिए यूज करते हैं, वो भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है ना। तो कोई भी चार्ज जो अपनी रेस्ट स्टेट में है उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना, वो बन कैसे रहा है, क्योंकि देखो चार्ज एक शब्द खुद पे एक बहुत डिटेल डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो चार्ज है क्या हम बाद में पढ़ेंगे, ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो यहाँ पे बस हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि ये चैप्टर हमें बताना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। बात समझ आ रही है? तो अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना, उसके प्रॉपर्टी से जितने इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे हैं उन इम्पैक्ट के बारे में पढ़ना, उनसे फॉर्मूलेज बनाना, उन फॉर्मूलेज को बना के एक्सप्रेशन निकालना, उन एक्सप्रेशन का यूज करके मॉडर्न फिजिक्स ने अपने आप की जो तरक्की कर ली है आज तक, ये 21st सेंचुरी का समय है, यहाँ पे जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है कहीं ना कहीं साइंस के कॉन्ट्रीब्यूशन से ही हुआ है। और ये तभी हो पाया है जब हमने हर एक चीज को डिटेल में पढ़ा। देखो फिजिक्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आपको उसको डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग ब्रांचेस में उसे पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टिक्स एक अलग ब्रांच है ना। तो अलग अलग ब्रांचेस हैं। यहाँ पे हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बच्चों एक चीज याद रखना, ध्यान से सुनना। एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा फोर्स पे ही बात करते हैं पहले। मुझे पता है आप लोगों ने जो है अभी स्टार्टिंग कर रही है पढ़ाई की, तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो यू आर इन अ गुड स्टेटस।
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो बच्चों याद रखना, जितने भी कांटेक्ट फोर्स होते हैं ना वो ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। अब सर ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा समझाओ। समझाएंगे, टेंशन ना लो, एक एक चीज को आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा। इससे पहले एक बात को समझो, देखो जो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ दूं, यानी ग्रेविटी को छोड़ दूं, तो ग्रेविटी को छोड़ के जितने भी फोर्स हैं मैक्सिमम फोर्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिखेंगे। क्या 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 एग्जांपल हो सकते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के? जैसे किसी स्ट्रिंग के बीच में जो टेंशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रहा है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा स्ट्रिंग का टेंशन निकालना, किसी रस्सी का, रोप का, तो उसके बीच में जो टेंशन डेवलप होता है वो टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही डेवलप होता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कैसे हो रहा है अभी समझाऊंगा। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो फ्रिक्शन से डेवलप होने वाला फोर्स है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्योंकि ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। अगर ये मेरा हाथ है और मैं दोनों हाथ को रब कर रहा हूं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कैसा फोर्स है बेटा? नेचर क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता। बात करेंगे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसी पे अब मेरी डिस्कशन स्टार्ट होने वाली है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल से इसको शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतरीन ये रहेगा। जैसे कि एक आदमी है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। ध्यान से सुनो, इस बंदे को नीचे की ओर कौन खींचता है? अगर ये बंदा अर्थ के ग्रेविटेशन के अंदर है, यानी अर्थ पे है, तो इसको नीचे की ओर कौन खींचती है? तो आप बोलोगे सर ग्रेविटी जो है इसको नीचे की ओर पुश करती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज को नीचे की ओर पुश करता है, ठीक है, मान लिया। तो ये जो बंदा है ये इस हाइट से लगातार नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा और यहां आके रुक जाएगा। इसका जूता तो हमने छोड़ दिया बच्चों, लो, यहां आएगा और यहां के रुक जाएगा। अब देखो इस समय पे इस बंदे का कांटेक्ट सरफेस के साथ हो रहा है नहीं हो रहा है? अब इसी कांटेक्ट को हम समझेंगे कि आखिर एट द टाइम ऑफ कांटेक्ट आखिर ऐसा क्या हो रहा है। समझ में आई बात? दूसरी चीज, जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सरफेस में आके रुक जा रहा है? ग्रेविटी तो तब भी लगातार इसको नीचे ही खींच रही है ना, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये नीचे आते आते अर्थ के सरफेस के भी नीचे घुस जाए और अर्थ की कोर के अंदर चला जाए? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये यहीं पे क्यों रुक रहा है? इसको भी समझेंगे। देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अब आप ये मत कहना कि सरफेस है तो सरफेस में तो रुकेगा ही ना, वो तो हम जानते ही हैं। इसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है कि आके सरफेस में ही रुक जा रहा है, ठीक है ना। पढ़ते हैं इसको। मान लो कि ये आया और यहाँ पे सरफेस में आके रुक गया। अब देखो ये आपका फ्लोर है, ये हो गया फ्लोर, और ये हो गया बंदे का फीट। जरूर कुछ ना कुछ कांटेक्ट हुआ है इस फ्लोर और फीट का। देखो आप जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो, यानी जब आप अपनी नेकेड आंखों से देखते हो, तो आपको लगता है कि पैर ने जो है फ्लोर को छू दिया है। लेकिन अगर आप क्वांटम लेवल पे जाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो हमारा पैर है, यानी जो हमारा फीट है, यानी कि जो हम हैं पूरे के पूरे, हम सब किस एलिमेंट्री यूनिट से मिलके बने? एटम, जिसकी एलिमेंट्री यूनिट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में ना फीट ना ही फ्लोर को टच कर रहा है, ना फ्लोर फीट को टच कर रहा है। याद रखना, इन रियल सिनेरियो कोई भी चीज किसी को टच करती ही नहीं है। ये क्या बात कह रहे हो सर? ये देखो आप तो बोर्ड को टच कर रहे हो, ये आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख पा रहे हो कि मैंने बोर्ड को टच किया। इन रियल सिनेरियो अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे, सूक्ष्म स्टेट पे जाके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि दो चीज कभी किसी को कांटेक्ट करती ही नहीं है। अब इस बात को समझने से पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी चीज फंडामेंटली किस चीज से मिलकर बनी है। तो ध्यान से देखो, कोई भी चीज हो, चाहे मैं हूं, चाहे फ्लोर हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो, वो पर्टिकुलरली तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। एटम की अगर बात करें तो एटम, मान लो एक लिथियम का एटम बना लेते हैं। देखो ये क्या हो गए बेटा आपके? ये 3 प्रोटॉन हो गए, ठीक है, और
अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं तो ये 3 प्रोटॉन हो गए, उसके चारों ओर क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस बन गया। दिस इज द न्यूक्लियस। अब याद रखना है न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है बेटा, इतना बिंदु सा होता है ये, जो अगर इसको देखोगे। ठीक है, वो तो मैं अभी पढ़ाने के लिए इसको थोड़ा आपको बड़ा दिखा रहा हूं। अब इसके चारों ओर कौन रिवॉल्व करते हैं? तो आप बोलोगे सर हमको तो छोटी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था कि इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 प्रोटॉन है तो 3 क्या होंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। ऐसा कुछ एटम दिखता है। ऐसे एटम मेरे फीट में भी होंगे, ऐसे एटम फ्लोर में भी होंगे, और ऐसे बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर जाके देखें हम, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने आसपास, पता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर अपने पास आसपास एक क्लाउड बनाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोलते हैं। राइट, इसको यानी इसके चारों ओर एक क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो देख याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। क्लियर हो गई बात? अब एक चीज ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना। तो जब इस इंसान का फीट फ्लोर से टकराया तो याद रखना इसके फीट में भी तो क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एटम है, और एटम के आउटरमोस्ट में ऑर्बिट्स में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके फीट में मौजूद इलेक्ट्रॉन और फ्लोर में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा बताओ? दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखना फीट के इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैंने लिख दिया फीट और यहां पे लिख दिया फ्लोर। तो जब ये आपस में बहुत क्लोज आएंगे ना बच्चों, क्योंकि हमारा पैर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि देखो हमारे पैर एटम से मिलकर बना है और एटम के ऑर्बिट्स में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे फीट में मौजूद इलेक्ट्रॉन और इस फ्लोर में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा बच्चों? एक रिपल्सन प्रोड्यूस होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। इसी फोर्स की स्टडी करने के लिए हमारे चैप्टर में पहला ही लॉ है जिसको आप बोलते हो कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलते हो बच्चों? कूलम्ब्स लॉ। तो यहीं पे डिस्कशन करेंगे, अभी तो डिस्कशन काफी लंबा चलेगा। देखो फीट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो फ्लोर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स जनरेट होगा बेटा? रिपल्सन का फोर्स होगा। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। राइट, ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज देखो और समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। अब सोचो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस हाइट पे है तब तो इनके बीच का फोर्स कम होगा, ये ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, ऑब्जर्व करा गया एक्सपेरिमेंट से कि अगर दो चार्ज, इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों दूर हैं बहुत तो उनके बीच में फोर्स होगा ही नहीं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जाओगे इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा। लाइक चार्ज जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं तो क्या होगा बच्चों? उतना ही ज्यादा इनके बीच का फोर्स बढ़ता जाएगा। और कौन सा फोर्स? रिपल्सन का। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होते तो ये जुड़ जाते, चिपक जाते, लेकिन अपोजिट है तो जितना मैं इनको पास लाऊंगा इनके बीच का रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाएगा। यानी फ्लोर जो है वो एक अपवर्ड फोर्स, यानी कि एक फोर्स लगाएगा हमारे फीट की ओर। याद रखना, समझ में आ रही बात? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे हमारे फीट में, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यही जो फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है हमारे ऊपर, यही काउंटर बैलेंस कर रहा है उस नीचे की ओर लगने वाले फोर्स को, जिसको आप क्या बोल रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे बात समझ में आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगा रहे हो, तो जब ये आप क्या लगा रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है। तो ये जो नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ये फोर्स हमें नीचे ला रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारे फीट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस से जो दूर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं, वो क्लोज आते जा रहे हैं। किसके बच्चे? तो आप बोलोगे सर ये क्लोज आते जा रहे हैं फ्लोर के। और फ्लोर में पहले से ही क्या है बेटा? वहां भी इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फ्लोर भी एटम से मिलकर बना है। अब सारे एटम्स के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे जैसे मेरे को ग्रेविटी तो नीचे ला रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूं, देखो एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोज आ रहे हैं, और जितना ये पास आएंगे ना इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स बढ़ता जाएगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकते हैं सर।
राइट। दो इलेक्ट्रॉन तो कभी भी एक दूसरे को टच करेंगे ही नहीं, और अगर इन दोनों ने एक दूसरे को टच करा ही नहीं तो मैं कह सकता हूं क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल में मेरे फीट ने फ्लोर को तो टच किया ही नहीं। पूरी बात समझ में आ गई। मेरे फ्लोर ने, मेरे पैर ने, मेरे फुट ने या फीट ने इस फ्लोर को तो टच करा ही नहीं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो आपस में एक दूसरे को टच ही नहीं कर सकते। और याद रखना, जितना पास आते जाएंगे इनके बीच का रिपल्सन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो जो एक ऊपर की ओर फोर्स हमें महसूस हो रहा है ना, वो इनके रिपल्सन की वजह से हो रहा है, और ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है। बात समझ में आ गई? इसीलिए हम यहाँ पे बैलेंस होके खड़े हो पा रहे हैं। अदरवाइज सोचो, अगर मेरे पैर में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, यानी कि मेरे पैर में एटम ही नहीं होता। समझ में आया? अब जो भी फिजिकल चीज है जिसका मास है, उसमें तो यार अगर किसी भी चीज में मास है तो वो एटम से मिलके बना होगा, तो उसका मास होगा। अब मान लो भूत है, भूत है, कहते हैं ना आत्मा है, भूत है, अब उसका तो मास ही नहीं है, यानी वो तो सो कॉल्ड अगर होता भी होगा ऐसा कुछ, पहली बात तो ये चीजें कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है। मान लो, इमेजिन करो कोई बॉडी है जिसका मास ही नहीं है, तुम्हारे केस में तुम भूत को बोल लो, अब उसका मास ही नहीं है तो वो तो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इससे मिलकर जो एटम बनता है उससे तो इनका लेना देना ही नहीं है। तो अगर कोई भूत हमारे घर पे आके ऐसे फ्लोर में खड़ा होगा तो आप बोलोगे सर वो तो सीधे नीचे ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ही नहीं, वो तो एटम है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? रिपल्सन होगा तभी तो कुछ हो पाएगा, वरना तो हम नीचे चले जाते। ग्रेविटी तो हमें लगातार क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। और लॉजिक की बात अगर मैं ये कहूं भी कि अगर किसी के पास मास ही नहीं है तो यार उस पर तो ग्रेविटेशनल पुल भी नहीं लगेगा। समझ में आया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो मास के बीच में लगता है। इतनी बात समझ में आ गई? इससे ये तो प्रूफ हो गया कि यार तुम्हारे घर पे ना तो भूत खड़ा हो सकता है, और मान लो अगर खड़ा हो भी गया तो वो नीचे घुस जाएगा अर्थ की कोर में और भस्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि भूत भाई खड़ा ही कैसे हो सकता है, उसको ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट ही नहीं करेगी, उस पर मास ही नहीं है। और मान लो चलो मास नहीं है फिर भी वो खड़ा हो गया, तो वो जैसे ही फ्लोर को छुएगा और फ्लोर के नीचे घुस जाएगा, क्योंकि उसके फीट में तो एटम्स नहीं है ना, और एटम्स के बाहर घूमते इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्लोर में तो इलेक्ट्रॉन है, उसके फीट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो तो नीचे ही चला जाएगा ना, रिपल्सन बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसी फोर्स को जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे बच्चों, यही जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अरे बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो यस सर बोल दो कमेंट में, तो ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किससे डेवलप हो रहा है? तो आप बोलोगे सर ये फ्लोर में एटम थे, एटम में बाहर घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज, और ऐसे मेरा पैर है, मेरे पैर भी किससे मिलके बना है, एटम से, और एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं, उनमें भी होता है नेगेटिव चार्ज। यानी सर सारा खेल जो है ना वो चार्ज का है, चार्ज। और इस चैप्टर का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सर पहले हमें चार्ज को समझा दो, बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। अगर हम चार्ज जान गए तो हमें सब कुछ समझ में आने लगेगा, क्योंकि सर चार्ज की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती होंगी, हमें कुछ बता दो, हमें सिखा दो, है ना। एक और चीज याद रखना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत काम आएगी आपके। अगर आप चार्ज के बारे में पढ़ना चाहते हो तो पहले आपको मान के चलना पड़ेगा कि कोई चार्ज रेस्ट पे रखा गया है, इसलिए नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रुका हुआ चार्ज। रुका हुआ है चार्ज, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि जो वो कर पाएगा उसी से इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस होगा हमारी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल का, इस पूरे यूनिवर्स का। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि ना ये जो हमारा पैर है, मान लो एक बहुत ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग है, बहुत ही ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग है, इसको दबाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब आप इस स्प्रिंग के यहाँ पे खड़े हो जाते हो। देखो ये जो चीजें समझा रहा हूं ये आपको रिलेट करने के लिए समझा रहा हूं, एग्जैक्टली तो अगर मैं डीप में चला गया तो तुम्हें समझने में मुश्किल हो जाएगा, और एग्जैक्टली डीप में जाओगे तो इसकी बात और माइन्यूट लेवल पे और क्लोज हो जाएगी। मैं आपको बस जितना आप थोड़ा थोड़ा समझ सको उतने में समझा दे रहा हूं। तो अगर आप इस स्प्रिंग में खड़े हो जाओगे तो पता है क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे जाएगी, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत भारी स्प्रिंग है। आपके मास जितना है ना, जितना आप फोर्स नीचे की ओर लगा रहे हो उतना ही ये स्प्रिंग आपको अपवर्ड फोर्स लगाएगी, राइट। और फिर ये दोनों फोर्स हो जाएंगे आपस में बैलेंस्ड,
और आप फिर नीचे जाना बंद कर दोगे, आप नीचे जाओगे ही नहीं। और अगर ये स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा रिजिड है, बहुत ही ज्यादा, तो आप नीचे भी नहीं जाओगे, थोड़ा भी नीचे नहीं जाओगे, क्योंकि स्प्रिंग आपको ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ में आया, उसको काउंटर बैलेंस कर देगी ये जो नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, जो ऊपर की ओर लग रहा है। तो एग्जाम्पल दिया, वैसे यहां पे भी हो रहा है, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है ना ऊपर की ओर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्जैक्टली बैलेंस आउट कर दे रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जितना एक्शन होगा, जितना आपने ये वाला फोर्स लगाया, उसी के अपोजिट ऊपर वाला फोर्स लगेगा। आप रिलेट हो रहा है 9th-10th का, छोटी क्लास का, तो न्यूटन के नियम को ही हम फॉलो कर रहे हैं। 11th में पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे खींच रहा है, उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी डेवलप हो जा रहा है। दो इलेक्ट्रॉन अभी एग्जांपल के लिए लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डेवलप हो जा रहा है, जिससे कि वो एक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊपर की ओर लग रहा है। ये दोनों फोर्स आपस में काउंटर बैलेंस हो रहे हैं, और यही वजह है कि हम फ्लोर में खड़े हो पा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें साइंस को या फिजिक्स को होलिस्टिक मैनर में समझना है, कंप्लीट मैनर में पढ़ना है, तो हमें याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को पढ़ना होगा। ये जो आपकी वॉल्यूम 1 है फिजिक्स की, कि आगे तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जुड़िए बच्चे। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंस को समझो और उसे हिट करो हार्ड, तब जाके आप काम कर पाओगे। तो इस वाली यूनिट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमें ये जो चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में रिपल्सन पैदा हुआ और आप होल्ड हो गए, इनकी रुकी हुई स्टेट के बारे में पढ़ना है, यानी स्टैटिक स्टेट के बारे में हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गई यहां तक बात? तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक सबसे पहले तो शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और याद रखना बच्चों, अगर आपको वाकई में ये वाले लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये सीरीज की हमें रिक्वायरमेंट है। मैं तभी इस सीरीज को डालूंगा जब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आएगा कमेंट सेक्शन में कि यस वी रिक्वायर दिस वीडियो। चलिए तो मिलते हैं आपको। ये पार्ट था आपका इंट्रोडक्शन का। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चार्जेस के बारे में, व्हाट इज एग्जैक्टली द चार्जेस, उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको कराऊंगा। थैंक यू बच्चों।